नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो उत्तराखंड हलचल में आज हम बात करेंगे कि आखिर उत्तराखंड में और पूरे देश में जो सरकारें कहती हैं और क्या करती हैं उसके बीच में कितना अंतर होता है, उसके बारे में आज हम जान लेते हैं। आपने बीते दिनों देखा कि उत्तराखंड में आयुष कांग्रेस का आयोजन हुआ और बड़े जोरों शोरों से बड़े स्तर पर बड़ा आयोजन उत्तराखंड में किया गया और कई जिलों से, कई राज्यों से, तमाम राज्यों से डॉक्टर्स, आयुष के कई लोग और ये बात करते रहे कि आयुष आने वाले समय में जो आयुर्वेद है, ये यूनानी है और जो तमाम तरह की पद्धतियां हैं वो आने वाले समय में बढ़ाई जाएंगी और इससे एक अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार होगा। पर आखिर इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें इसका हकीकत से कितना लेना देना है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो सीधे आपको ले चलते हैं अल्मोड़ा के मोहान में। अल्मोड़ा के मोहान में एक ऐसी कंपनी है और जिसे मैं कहूंगा मिनी रत्न, जो इस मिनी रत्न है पूरे देश का, जिसका नाम है IMPCL। और IMPCL के बारे में क्यों जानना जरूरी है वो भी मैं पहले आपको बता देता हूं। IMPCL 1978 में यहां बनाई जाती है, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और जिसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी मैं कहूंगा। ये एक ऐसी सरकारी कंपनी अंडरटेकिंग बनाई जाती है जिसका उद्देश्य था कि आयुष और आयुर्वेद से जो बनी दवाइयां हैं उसका उत्पादन किया जाए और उस उत्पादन को लेकर ये उत्पादन पूरे देश भर में, इसकी जो दवाइयां बन रही हैं पूरे देश भर में दी जाए। पर आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार भी ये बात कहती हुई नजर आती है कि जो आने वाला समय होगा वो आयुर्वेद का होगा और आयुर्वेद में हमारे पूरे देश को आगे बढ़ाना है, हमारे पूरे देश को आगे बढ़ना है। पर आखिर IMPCL पर ये चीजें लागू क्यों नहीं होती हैं? मैं आपको बता दूं 1978 में जब ये कंपनी बनी उसके बाद से ही और आज जो वर्तमान के हालात हैं वो ये कहते हैं कि एक अच्छा इन्होंने जो अपना वहां का जो प्रॉफिट है वो बड़ा है, उसके साथ साथ कई करोड़ों रुपए का टर्नओवर है। आपको बता दें इस CPSE में जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है उसमें जो सेंटर है उसका जो शेयर है वो 98.11 है। वहीं जो स्टेट गवर्नमेंट यानी जो उत्तराखंड की सरकार है उसका जो शेयर है वो 1.89 है। तो आपको बता दें कि पिछले वर्ष अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 6 से 7 करोड़ जो रुपए हैं वो सेंटर को मिले हैं और इसी कंपनी ने वो प्रॉफिट, वो मुनाफा केंद्र सरकार को दिया है। एक तरफ केंद्र सरकार लगातार ये बात कहती है कि आयुष और आयुर्वेद और यूनानी होम्योपैथिक इन्हें आगे बढ़ाना है और किस तरीके से इसे इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग बनाना है। वहीं IMPCL को डिसइन्वेस्टमेंट यानी उसे बेचने की बात होती है। अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर एक तरफ तो आयुर्वेद को बढ़ाने की बात करते हैं, वहीं जो सरकारी जो ये अंडरटेकिंग है उसे बंद करने की बात करते हैं और इसके बाद कई बात इसमें इशू भी खड़े होते हैं, उस पर भी बात करते हैं। आपने हालात देखे हैं उत्तराखंड में, हमने कुछ दिन पहले आपको दिखाया कि आयुष के जो डॉक्टर्स हैं, जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं, जो यूनानी डॉक्टर्स हैं, उनके स्कूल, उनके कॉलेजेस की, उनकी यूनिवर्सिटी की क्या हालात हैं वो भी आपने तस्वीरों में जरूर देखी होगी। पर यही चीजें खत्म नहीं होती, इसके बाद एक खेल शुरू होता है। आपको बता दें कि तमाम प्रदेशों में IMPCL से जो दवाइयां हैं वो सप्लाई की जाती है। पर यह भी समझिएगा जिस प्रदेश में और जिस प्रदेश के जिस जिले में अल्मोड़ा मोहान में ये पूरी IMPCL की एक यूनिट लगाई गई है, वहीं पर उसी प्रदेश में उसी के जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं, आयुर्वेदिक जो क्लिनिक्स हैं, वहीं पर ये दवाई सप्लाई नहीं की जाती और वहां पर टेंडर निकाले जाते हैं और बाहर के वेंडर्स को ये सप्लाई दी जाती है। अब हैरानी की बात ये होगी, एक तरफ तो सरकारें आयुर्वेद को बढ़ाने का कार्य कर रही होती हैं, बोल रही होती हैं, विज्ञापनों में बता रही होती हैं कि आयुर्वेद जो है आगे बढ़ रहा है, पर वहीं IMPCL से लेकर दवाइयों की सप्लाई में आखिर कैसा गुरेज है ये भी समझने वाली बात होगी। IMPCL को डिसइन्वेस्टमेंट की जब बात सामने आई, उसको लेकर जो तमाम कर्मचारी हैं, 100 जो डायरेक्ट कर्मचारी वहां लगे हैं, उसके साथ साथ जो अन्य कई 100 लोग हैं वो भी इनडायरेक्ट वे में इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें इसके लिए
फॉरेस्ट की कुछ ज़मीनें अंडरटेक की गई हैं, जिसके लिए एक लीज करी गई थी, जिसमें एक कंडीशन थी कि अगर जब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है या ये कंपनी जो है अगर इसे बेच दिया जाता है, इसकी डिसइन्वेस्टमेंट की कर दी जाती है, तो उसके आसपास की जो ज़मीनें हैं जिसमें ये खेती हो रही है और जिसमें दवाइयों के लिए रॉ मटेरियल निकाला जा रहा है, उसे फिर से फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है वो वापस ले लेगा। अब यहां से कहानी शुरू होती है। यहां से जब लोग इसका विरोध करते हैं तो ये सुर्खियां आमूमन एक कॉलम के अखबार के कॉलम तक रह जाती है और सामने लोगों तक इसलिए भी नहीं आ पाती है क्योंकि जब जब इस तरीके के मुद्दे लोगों के सामने आते हैं तब कोई धर्म मुसीबत में होता है या कोई धर्म पर ना जाने किस तरीके की खतरा आ जाता है, वो तो मालूम दिखाई या दिखाई नहीं पड़ता। जैसे ही इन कंपनियों की बात लोग करने लगते हैं, आवाजें उठने लगती हैं, तो उन्हें या तो देशद्रोही बोल दिया जाता है या उन्हें कह दिया जाता है कि ये लोग देश की अच्छाई नहीं चाहते हैं। अब सवाल यह है, जो कंपनी मुनाफे में चल रही है उसे डिसइन्वेस्टमेंट क्यों किया जाए, इस पर बड़ा प्रश्न है। इसको लेकर जो कर्मचारी हैं उन्होंने कोर्ट का भी रुख किया है और कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से यह जवाब मांगा है आखिर क्यों केंद्र सरकार इसका डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है, इसे बेचना चाहती है। वहीं यह बात यहां तक नहीं रुकती, इसको लेकर उत्तराखंड में आखिर कितने लोग जागे या कितने लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, यह अपने आप में बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर जरूर रणजीत रावत जो कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जरूर पदयात्रा करते हुए वहां पर गए थे, पर यह आपको जैसा मालूम है कि उत्तराखंड में जो चीजें होती हैं वो महज राजनीति का रूप ले लेती हैं। उन्होंने भी वहां जरूर जाकर ये सुर्खियां बटोरी, उसके बाद जो हालात थे ज्यों के त्यों बने रहे। आखिर हो भी क्यों ना, उसके बाद शुरू होता है एक नया किस्सा। ये बात यहां से जब जो राज्य के नेता हैं जब इसको नहीं समझ पाते तो ये जो मामला है वो केंद्र जा पहुंचता है। इसको लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा भी ट्वीट करती है और कहती है आखिर केंद्र सरकार की ये कैसी दोहरी चरित्र है कि एक तरफ तो आयुर्वेद को बढ़ाने की बात और एकमात्र इस देश का मिनी रत्न जिसे IMPCL है उसे ही बेचने की बात सरकारें कर रही हैं। अब मैं उत्तराखंड की बात करूं तो एक ऐसी व्यक्ति हैं जो लगातार इस मामले को शुरुआत से ही उठा रही हैं, वहां के कर्मचारियों से लेकर और तमाम लोगों तक उन्होंने ये बात रखी है, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और तमाम न्यूज चैनल्स में उन्होंने ये बात रखी है। मैं बात कर रहा हूं सुजाता पॉल की, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और साथ में पत्रकार की भूमिका में भी वो रहती हैं। पहले तो आप सुनिएगा जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा। IMPCL यानी कि इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड अल्मोड़ा के सल्ट के एरिया में मोहान एक जगह है, वहाँ पर स्थित है, जहाँ बहुत बैकवर्ड एरिया है, तो वहाँ बहुत दलित परिवार रहते हैं और वो सब भी आज निर्भर है IMPCL पर। IMPCL में डायरेक्ट कर्मचारी करीबन 100 हैं और जो खेती बाड़ी करके अपने माल को, अपने खेती के उत्पाद को इनको उपलब्ध करा रहे हैं, उनका भी रोजगार इनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन सरकार चाहती है ये बंद हो जाए। अब क्यों चाहती है? क्योंकि मोनोपोलाइजेशन है। सबसे बड़ी बात है कि IMPCL एक ऐसी संस्था है जो प्रॉफिट मेकिंग संस्था है। पहले हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत थी और फिर आयुष मंत्रालय के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है मोदी सरकार, और आयुष मंत्रालय के तहत एकमात्र PSU है IMPCL। मगर एक IMPCL जो 18 करोड़ का पिछले साल में देती है मुनाफा, उसको बंद करने की कोशिश आखिर क्यों करती है सरकार? ये मोदी सरकार बताए। क्योंकि जो वहां पर फैक्ट्री है उसके आसपास काफी सारी जमीन है, कई एकड़ की ये जमीन, करीबन 40 एकड़ है, जिसको हड़पना चाहती है सरकार। और जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाई जाती हैं यहाँ पर, जिनके पेटेंट IMPCL के पास है, उनको बेच देना चाहती है सरकार। तो आखिर इस पे मंशा क्या है? वही मोनोपोलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन और कुछ अपने साथियों का फायदा कराना। अब इसमें हुआ ये कि अक्टूबर 2023 में पहली बार टेंडर आया और उसमें जो फाइनल बिडर्स थे वो बैकआउट कर गए। तो यानी कि अगर वो बैकआउट कर गए तो सरकार को समझना चाहिए था कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को सबसे ज्यादा आपको फायदा मिल रहा है। 16 करोड़ से ज्यादा
फायदा जो है वो केंद्र को मिल रहा है, और जो राज्य की सरकार है क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, उनका जो शेयर है वो कम हो गया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, राज्य सरकार क्योंकि इसमें हिस्सेदार है, अगर कैबिनेट की मीटिंग में इस बात को पास नहीं करती कि हाँ इसे बेचा जा सकता है, तो ये बेचा नहीं जा सकता। इस मामले को लेकर IMPCL के कर्मचारी गए हैं कोर्ट, लेकिन साथ में ये मिलके आए मेरे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी से, और दोनों ने उन्हें आश्वासन दिया, पूरी बात को समझा, सुना और कहा कि वे उनकी आवाज को भी उठाएंगे और आयुष मंत्रालय के तहत IMPCL जो एक PSU है, इसे बेचने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी। मगर जब तक आप जैसे पत्रकार इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, तो हमारे मुट्ठी भर कर्मचारी IMPCL के ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, राहुल गांधी जी उनके साथ है, प्रियंका गांधी जी उनके साथ है, और हम इसे नहीं बिकने देंगे। और यही मांग हम कर रहे हैं केंद्र की मोदी सरकार से कि इसे बचा के रखे, अपना बना के रखे। तो आपने सुना कि सुजाता जी ने बताया कि किस तरीके से वो शुरुआत से ही उन कर्मचारियों के साथ थी, और आखिर प्रॉफिट में होने के बाद भी IMPCL क्यों बंद हो गई, क्यों बंद की जा रही है। माफी चाहूंगा। अब बात शुरू करते हैं कि ये जो बेचने की बात रही, उसके बाद जब लोग कोर्ट चले गए, कोर्ट ने जवाब मांगा है, उसके बाद से ही अब तक ना तो ये मालूम पड़ पाया कि एक तरफ तो उत्तराखंड में देहरादून में बड़े आयोजन किया गया और आयुर्वेद को आगे पहुंचाने की बड़ी बड़ी बातें की गई, वहीं IMPCL के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा, और लोग ये सोचते रहे कि जिस तरीके से एक डेटा दिया गया कि इस बार 60 लाख लोगों ने आयुर्वेद से इलाज कराया है, तो ये भी अपने आप में डेटा अपने आप आपको हैरान कर देगा। आखिर उत्तराखंड में 60 लाख लोगों ने अगर आयुर्वेद से इलाज कराया है, तो आखिर प्राइवेट अस्पतालों में और सरकारी जो एलोपैथिक अस्पताल हैं उनमें आखिर ये भीड़ क्यों नजर आ रही है? तो आखिर क्या ये डेटा भी कहीं वैसा ही तो नजर नहीं आ रहा जैसा नेताओं की बातें नजर आती हैं? यह अपने आप में सवाल है। एक तरफ आयुर्वेद को आगे बढ़ाने की बात केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार करती है, वहीं ये सब चीजें आपके सामने हो रही है। इस पर लगातार हमने भी कई बार प्रयास किया कि आवाज उठाएं। इसके बाद हमें लोगों से पता जब लगा कि इस तरीके की बातें हो रही हैं और कोर्ट में मामला है, उसके बाद आज आपको ये बता रहे हैं। इसे जरूर बताइएगा कि क्या IMPCL को बेचना सरकार की सही रणनीति है? जो CPSE खुद ही प्रॉफिट में है और लोगों को रोजगार दे रही है, और कई लोग इससे रोजगार पा रहे हैं। आयुर्वेद की कई दवाइयां अन्य राज्यों में जा रही है, और जिससे आयुर्वेद का एक नाम हो रहा है, इस प्रदेश का नाम हो रहा है, उसे बंद करना, इसे डिसइन्वेस्ट करना आखिर कितना सही है? इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। और क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये मामला अब लोकसभा पहुंच चुका है। वहीं जो इनके कर्मचारी हैं उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की है, जो आप अपनी तस्वीर में भी अपनी वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी इनसे मिल रहे हैं। और ये भी सुनिएगा क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने इन तमाम कर्मचारियों से। मतलब प्रॉफिटेबल है या नहीं? ये प्रॉफिटेबल PSU है। PSU प्रॉफिटेबल है सिंस इंसेप्शन सर। पैसा बनता है इसमें? पैसा बनता है, हम डिविडेंड भी पे कर रहे हैं सर लास्ट 2020। क्या इसका साइज क्या है? ये अभी सर जो हमारा टर्नओवर है अराउंड 250 हमारा टर्नओवर है 250 CR का, और कंपनी लगातार प्रॉफिट में है सर। हमारे कितने लोग काम करते हैं इसमें? हमारी कंपनी में लगभग 100 से ज़्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं, 350 लेबर है, और लगभग 5000 लोग किसान हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे ऊपर जिनकी रोजी रोटी चलती है वो हमें गौमूत्र, कंडा, बहुत तरीके की जड़ी बूटियाँ जो वो कलेक्शन करते हैं फॉरेस्ट से वो देते हैं, और उसके बाद हम उन्हें आगे प्रोसेस करके मेडिसिन बनाते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक लौती कंपनी है जो प्रॉफिटेबल है, PSU है, और आज ये कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, सेकेंड स्टेज बिडिंग में आ गई है। सर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक 1 पीस ऑफ लैंड है, प्लेन लैंड है, 50 एकर्स अराउंड, वो गवर्नमेंट का लैंड है, अभी वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है।
उसको ऐसी पॉलिसीज बना दी गई हैं कि वो अभी तो फार्मा कंपनी के चल रही है वहाँ पे, और ये फार्मा कंपनी को वो डाइवर्ट करके किसी को भी लीज कर सकते हैं, वहाँ कोई रिजॉर्ट चलाए या कुछ चलाए सर। क्या चाहते हैं हम, क्या करें, पार्लियामेंट में रेज करें? सर आप अपनी जो आपकी एक वॉइस है सर, लाउड एंड क्लियर वॉइस में जो अपनी बात रखते हैं सर, वैसे सिर्फ हमारी इस बात को एक बार प्रधानमंत्री जी को बोलिए। हम तो उनको लेटर लिखते लिखते थक गए, शायद आपकी बात सुनेंगे और एक बार इसको रिकंसिडरेशन में डालेंगे। आप कह रहे थे कि किसी की आंख जमीन पे है, तो प्राइवेट या बंद करना चाह रहे हैं और फिर उस जमीन को बेचना चाह रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको कि उनकी क्या, उनका योजना क्या है? वेरी फर्स्ट टाइम जब इसका कंपनी का ये डिसाइड हुआ 2017 में कि इस कंपनी को प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उसके बाद 2019 में पहली बार इसका बिड पब्लिश हुआ, EOI पब्लिश हुआ। तो EOI पब्लिश होने के बाद उसमें कुछ बिडर्स थे तो वो बैकआउट कर गए, कुछ वहाँ पर इश्यूज थे वाटर के एंड ऑल, तो वो बैकआउट कर गए। उसके बाद अक्टूबर 2023 में दोबारा से इसको जो और एसेट्स, लैंड है और फैक्ट्री है? लैंड है पर वो लीज पे है सर, लैंड इंडस्ट्रियल एरिया का लैंड है, वो हमारे पास लीज पर है। बाकी एसेट्स 100 ईयर लीज। हाँ, और क्या एसेट्स हैं? बिल्डिंग हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्लांट एंड मशीनरी है, हमारी मशीन है जो हमारे दवाइयाँ हम बनाते हैं, पैकेजिंग की। IMPCL ये कंपनी ही सिर्फ इसलिए जानी जाती है कि ये अपनी क्वालिटी से आज तक इसने जीता है, और पैरेलली कभी लॉस में भी नहीं गई है सर, प्रॉफिट मेकिंग है। सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरी कंपनी खुद अर्न करती है और खुद अपनी सैलरी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हम कभी गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं लेते, जो गवर्नमेंट ने देना वो उनकी मर्जी है, वो कुछ इन्वेस्ट करना चाहें करें। बेसिकली पब्लिक सेक्टर को दे रहे हैं, मतलब बांट रहे हैं। हिंदुस्तान के जो एसेट्स हैं उनको बांटा जा रहा है। आप अगर एक बार गो थ्रू ठीक है, तो विल लुक इनटू इट। हाँ, थैंक यू वेरी मच। अब सवाल यह है कि आखिर लोकसभा में कब ये मामला गूंजेगा और कब ये बात होगी। और ये अपने आप में बड़ी बात है कि अब उत्तराखंड के नेताओं की तो नींद नहीं जाग पाई, पर ज़रूर केंद्र की नींद जागी है। केंद्र में बैठे जो नेता हैं उन्होंने ज़रूर इस पर कुछ संज्ञान लिया है, और जो विपक्ष के नेता हैं। तो अब देखना है कि क्या IMPCL, और मैं कहूँगा मिनी रत्न जो इस देश का है, उसका डिसइन्वेस्टमेंट होते हुए क्या रोक पाएंगे, क्या रोक पाएगा, या आखिर वही होगा जो होता आया है। ये भी देखने वाली बात है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आप भी ज़रूर बताइएगा। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।